Very good morning, dear friends. Today we are going to take one more very important topic of this chapter, DNA fingerprinting. You know very well about the we can say fingerprints. A person have a definite fingerprints. That fingerprints will not मैच विद अनदर पर्सन, है ना। आपने बायोमेट्रिक्स सिस्टम देखा होगा कि जहाँ पर हम आजकल एम्प्लॉय अपने अटेंडेंस देते हैं तो उसमें वो अपने अंगूठे को जाके जैसे ही वहाँ टच करते हैं उनकी अटेंडेंस वहाँ पर लग जाती है और कोई दूसरा पर्सन किसी दूसरे पर्सन की अटेंडेंस नहीं दे सकता है। दैट मीन्स जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एक यूनिक स्ट्रक्चर होते हैं और किसी भी दो पर्सन के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। तो हम उस फिंगरप्रिंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ऊपर वाले ने इस अंगूठे के अलावा भी एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया है जो एकदम से यूनिक है, दैट इज़ द डीएनए। वो हर पर्सन का डीएनए दूसरे पर्सन के डीएनए से मैच नहीं करता है। तो अगर हम नॉर्मल फिंगरप्रिंट के अलावा जब जाएं, नॉर्मल फिंगरप्रिंट की कॉपी की जा सकती है, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन की अटेंडेंस दे सकता है, कई जगह ऐसा देखने में भी आया और पकड़ में भी आया, ठीक है। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि लोग जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो चुरा लेते हैं और किसी दूसरे इंसान की जगह मतलब फिंगरप्रिंट्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने एक इतनी या यूँ कहें कि एक यूनिक स्ट्रक्चर जो डीएनए हमें दिया है वो यूनिक है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। यानी कि दो जुड़वा बच्चे भी अगर हों तो भी देयर विल बी लिटिल बिट चांसेस ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेफिनेटली जब उस केस में भी डिफरेंस है तो किसी दो अननोन पर्सन के यानी कि दो ऐसे लोग जो इस तरीके से जिनका ब्लड रिलेशन ना हो तो डेफिनेटली उनके डीएनए में तो बहुत बड़े चेंजेस होंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है और हम यहाँ इसी के बारे में बात करेंगे कि द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन इज़ डिफरेंट एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम। उन दोनों का कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ चीज़ें जो कि इस टॉपिक में हम बार बार हमारे सामने आएगी देख लें। हम यहाँ पर सबसे पहले एलिस जेफरी का नाम आता है। एलिस जेफरी, द पर्सन हु प्रपोज दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये एलिस जेफरी का कंसेप्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पर चलेंगे तो हम जनरली जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं वो हम एक पॉलीमार्फिक डीएनए जो होता है हमारी सबकी बॉडी में होता है, एक रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है डीएनए की, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस उनका हम करते हैं, है ना। ये दिस इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीएनए विच इज़ यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद इसी को हम सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट डीएनए यही रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती है। तो ये दोनों लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। इसके साथ जब इस डीएनए को हम पता करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव डीएनए का यूज़ करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव डीएनए है जिसको हम डीएनए प्रोब के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे डीएनए की फाइनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद, तो वहाँ पर हम VNTR का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो एक सबसे बेहतरीन चीज़ जो हमें ये याद रखना, IDETHA, I for isolation, D for digestion, E for electrophoresis, T for transfer, H for hybridization and A for autoradiography, ठीक है। याद रखिएगा ये IDETHA बिल्कुल ये याद हो गया, मतलब आपका 50%
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको याद हो गया। आई फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। उसके बाद डाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड या छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करेंगे हम। ई फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको हम रन करवाएंगे डीएनए को, ठीक है। ट्रांसफ़र, डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे हम, यहाँ पर एक नाइट्रोज सेलुलोज पेपर होता है उसके ऊपर हम ट्रांसफ़र करेंगे इसको। देन इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, जो नॉर्मल हमारा डीएनए होता है उसका वीएनटीआर यानी कि प्रोब्स के साथ में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में हम इसका एक्सरे लेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, ठीक है। और हमें मालूम चल जाएगा, हम इस स्टेप पर जाकर एक पर्सन का डीएनए ले लेंगे, उसके साइमल्टेनियसली दूसरा तीसरा जो भी जितने भी पर्सन हैं सबका डीएनए लेके उनको मैच कर लेंगे, आइदर देयर विल बी एनी रिलेशन बिटवीन देयर डीएनए और नॉट, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप्स पर जाएं, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें और थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लें कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ और कब अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स। बिल्कुल हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग differences in some specific region in DNA sequences called as repetitive DNA sequences। मैंने आपको कहा था कि हम उन्हीं DNA sequences के बारे में बात करेंगे। A पर्सन का repetitive DNA और B पर्सन का repetitive DNA जो होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं, तो हम इन्हीं के बीच में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। DNA बिकॉज इन दिस रीजन अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ DNA इज रिपीटेड मेनी टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर रिपीटेटिव DNA सीक्वेंस का मतलब ये कि हो सकता है एक पर्सन के रिपीटेटिव DNA में ए एडिनोसिन बहुत सारे हो, तो दूसरे वाले में टी हो, ठीक है। तीसरे किसी पर्सन में सी भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट यूनिक सीक्वेंस एंड दिस इज़ नॉट वी कैन से मैच विथ इन बिटवीन टू पर्सन्स। अब आगे हम देखें यहाँ पर, तो इट डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, जिसमें ए टी रिच हो सकता है या डीएनए जो रिपीटेटिव डीएनए है ये। भाई ए रिच का मतलब मैं जो कह रहा था आपको, ए का मतलब यही है कि भाई ए है तो सामने टी होगा, है ना। तो ए टी रिच हो सकता है या सी जी रिच हो सकता है ये, ठीक है। लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी। ये जो रिपीटेटिव डीएनए जो होता है इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि इसको हम सैटेलाइट डीएनए भी कहेंगे। एंड दिस सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज, है ना। अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, सच एस माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, ठीक है। माइक्रो और मिनी सैटेलाइट में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस याद रखिएगा आप, जिसको हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, ये एटी रिच हो सकती है या सीजी रिच हो सकती है। और सीधी सी बात है, इनके लेंथ पर डिपेंड करता है और लेंथ के बेसिस पे इनको माइक्रो और मिनी सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज फिंगरप्रिंटिंग। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें अभी पढ़ना है, ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी वही किया गया है कि जो हमारी जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उन 46 क्रोमोसोम्स में एक से लगाकर 46 नंबर के क्रोमोसोम तक जितने भी जीन्स थे उन सब जीन को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, ठीक है। और उनकी सीक्वेंसिंग कर ली गई है, ठीक है। तो उसी को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के नाम से आजकल जानते हैं। इसी कारण आज जो हमारा जो मेडिकल साइंस जो आज जिस लेवल पर पहुंच गया है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ही देन है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वही हुआ जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। ये किस बेसिस पे हम करते हैं? जेनेटिक मैपिंग, जो हम जीन मैपिंग कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम पूरे 46 क्रोमोसोम्स की मैपिंग कर चुके हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और यहाँ पर भी हम मतलब जब हम मैपिंग जब की गई है तो उस दौरान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी यहाँ पर सहारा लिया गया है, ठीक है। अब जिन सीक्वेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, दिस सीक्वेंसेस यानी कि वही रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, दिस सीक्वेंसेस नॉर्मली डू नॉट कोड्स फॉर एनी प्रोटीन्स। किसी भी कोड के प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते, यानी कि इनएक्टिव पार्ट होता है, इनएक्टिव डीएनए होता है। बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हमारे जीनोम का बहुत बड़ा हिस्सा बनाते हैं ये जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस होती है, जो सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट जो होते हैं, ये हमारे जीनोम का बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन इनएक्टिव होता है और कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोटीन ये नहीं बनाता है, ठीक है।
दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म। ये जो सीक्वेंसेस होती है ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म शो करती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा इन सीक्वेंसेस में। देखेंगे हम तो बाकी डीएनए मैच कर सकता है, लेकिन ये डीएनए हाई डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म यानी कि वेरिएशन यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, और यही हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक बेस है, यही बेसिस है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन दिस हाई डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म ऑफ दिस इनएक्टिव डीएनए, वी कैन से द जेनेटिक लोड ऑफ अवर, जेनेटिक लोड मतलब जो बेकार का डीएनए हमारे पास में जो है, जो बिना काम का है, कोई किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है। ठीक है, और बड़ा पार्ट है हमारा। जितना इवोल्यूशन होता गया किसी भी स्पीशीज़ में, ह्यूमन बीइंग इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज़ ऑफ लिविंग किंगडम वी कैन से, तो जितना ज़्यादा इवोल्यूशन किसी का हो गया उसमें उतने ज़्यादा जीन्स इनएक्टिव हो गए और उसका जेनेटिक लोड उतना ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम बैक्टीरिया या प्रोटोजोन्स की बात करें, मोनेरास की बात करें तो मोनेरा में बहुत कम जेनेटिक लोड होता है, क्योंकि वो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी मानी जाती है किसी भी इस लिविंग किंगडम की, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम किसी इवोल्यूशन में आगे के एडवांस ग्रुप की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर जेनेटिक लोड बढ़ता जाता है। ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा जेनेटिक लोड है। ठीक है, और ये जेनेटिक लोड को ही हम, इसी जेनेटिक लोड को हम बोलते हैं such genes do not code for any proteins। ये काफ़ी लार्ज पोर्शन में हमारे पास में होते हैं और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म शो करते हैं, यानी कि दो इंसानों के बीच में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन इन्हीं सीक्वेंसेस में मिलेगा और इसी बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए लें और वो किसी भी टिश्यू से ले सकते हैं। हम ब्लड से ले सकते हैं, हेयर फॉलिकल से ले सकते हैं, स्किन से ले सकते हैं, बोन से ले सकते हैं, सलाइवा से ले सकते हैं, स्पर्म से ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के इन सभी जगह से आप डीएनए ले सकते हैं। बिल्कुल वो सेम डीएनए ही होगा एंड शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म। बिल्कुल भाई, एक पर्सन का डीएनए आप इनमें से किसी भी सेल से ले लीजिए तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल ही होगा और सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म वो शो करेगा। ठीक है, जैसे एक पर्सन है, उसका हमने ब्लड ले लिया, ब्लड की सेल ले ली, है ना, WBC ले ली और वहाँ से डीएनए ले लिया, और दूसरे पर्सन का भी ब्लड ले लिया, उसके भी डीएनए से ले लिया, तो वहाँ पर जो पॉलीमार्फिज्म भाई इसकी बॉडी में कहीं पर भी मिलेगा वो इस डीएनए इस ब्लड में भी मिलेगा, इस फॉलिकल में भी मिलेगा, इस स्किन में भी मिलेगा, ब्लड में। भाई वी आर द कॉपी ऑफ द सिंगल सेल दैट इज द जाइगोट। उस जाइगोट की तो कॉपी है हम, हमारी पूरी बॉडी उसी सेल की है। तो वही 46 क्रोमोसोम सभी जगह पर है, रिपीटेटिव सभी जगह सेम कंडीशन में है। तो जो हमारी स्किन में जो रिपीटेटिव डीएनए है तो बोन में भी वही रिपीटेटिव डीएनए दिखेगा, सलाइवा में भी दिखेगा, स्पर्म में भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। मैं बिल्कुल NCERT से लेके आया हूँ मैं ये। तो थोड़ा सा आपको लैंग्वेज टिपिकल लग सकती है, लेकिन इसको समझें आप, बहुत अच्छा है ना। इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमार्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये फोरेंसिक एप्लीकेशन में बहुत ही आइडेंटिफिकेशन टूल्स होंगे। जो पॉलीमार्फिक डीएनए होगा वो, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बार बार वही पॉलीमार्फिक डीएनए आ रहा है, बस उसी के बारे में बात करना है, उसी को हमें किसी दो इंसानों के बीच में मैच करना है। आइदर वो मतलब पैटर्नल डिस्प्यूट में, मैटरनल डिस्प्यूट में। ठीक है, क्राइम सीन से हमने ले लिया, क्राइम सीन से कोई ब्लड क्लॉट हमने ले लिया, वो जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड क्लॉट, वहाँ से हमने डीएनए ले लिया, दोनों को मैच कर लिया। आइदर मैच हो गया तो दैट मीन्स वो क्राइम सीन में जो बंदा था वही, वो सस्पेक्टेड पर्सन वही है। ठीक है, पैटर्नल केस में, मैटरनल केस में बहुत बड़े बड़े केसेस सॉल्व हुए हैं इससे। ठीक है, तो भाई यूनिक सीक्वेंस है, अगर मैच हो गई दैट मीन्स वही बंदा है। ठीक है, नहीं हुई तो इसका मतलब वो नहीं है। ठीक है, एज द पॉलीमार्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे एक केस हुआ था जिसमें एक बहुत बड़े पर्सन है, उन्होंने अपना एक बच्चा, चलिए ये मान लीजिए पर्सन ए थे। ठीक है, और ये C इनका बेटा है और ये B एक लेडी है जो ये कह रही है
कि ये जो मेरा बेटा है, ये जो मेरा बेटा है, इसके फादर यही है, फादर ए हैं, ठीक है। लेकिन ये फादर जो थे ये मानने से इनकार करते थे कि ये मेरा बेटा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ये फादर का डीएनए, मदर का डीएनए, ठीक है, और इस बेटे का डीएनए, सन का डीएनए, तीनों का डीएनए मैच किया गया। और डेफिनेटली अब क्या होगा कि इस बेटे का जो डीएनए होगा ना, वो डीएनए उसका कुछ पार्ट तो किससे मिलेगा, मदर से मिलेगा, और बचा हुआ पार्ट जो भी बच गया, मान लिया जाए कि 50% यहाँ मिल गया, ठीक है, या 51% मिल गया, तो बचा हुआ 49% किससे मिलेगा, 49% बिल्कुल फादर से मिलेगा, और वो मिल गया। और ऐसी कंडीशन में इस पर्सन को जो मान नहीं रहा था कि ये बेटा मेरा है, या इस लेडी से कोई इनका संबंध भी है, ऐसा ये मान ही नहीं रहे थे, तो ये बिल्कुल हाई कोर्ट का आदेश हुआ, और उसके बाद में इनका डीएनए लिया गया, इस फादर का डीएनए लिया गया, और बिल्कुल मैच किया गया, फादर का डीएनए बेटे से मैच किया गया। तो बेटे का जो डीएनए होगा, डेफिनेटली कोई भी जैसे हम हैं, तो हमारा डीएनए हमारी मदर से मिलेगा, और बचा हुआ जितना भी डीएनए है वो किससे मिलेगा, फादर से मिलेगा, ठीक है। तो इस सी पर्सन, ये जो लड़का था, इसके केस में यही हुआ, और इसको एक्सेप्ट किया गया फिर कि भाई इस पर्सन ने एक्सेप्ट किया कि ये ही मेरी वाइफ है और ये मेरा बेटा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए आप सर्च करेंगे, न्यूज़ में जाएंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के केस में कहीं ना कहीं आपको देखने को इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर हम डिस्कस करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलिस जेफरी, जो हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके थे कि दिस इज़ द पर्सन हु प्रपोज दिस फर्स्ट टाइम, इन्होंने ये करके देखा। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब, shows high polymorphism, was called variable number of tandem repeats VNTR, ठीक है। तो जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है, उस रिपीटेटिव डीएनए को हम सीक्वेंसिंग करते हैं, और उसको वो कैसे सेपरेट हुआ है, ठीक है, कैसे बैंड उसने बनाया है, उन बैंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि जैसे किसी पर्सन का डीएनए फ्रेगमेंट्स हमने कर लिए, तो इस तरीके से डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जाकर डीएनए सेटल हो गया, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल डीएनए इसलिए दिखाई नहीं देता आपको, तो हमें यहाँ पर इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें रेडियो एक्टिव डीएनए जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीएनए यहाँ पर हम जोड़ देंगे, या कप्लीमेंट्री सीक्वेंस किसकी बन जाएगी, रेडियो एक्टिव डीएनए की बन जाएगी। और उसके बाद में जब हम एक्सरे लेंगे इसका, तो हमें ये वाली सीक्वेंस दिखाई देगी, और इसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और डिस्प्ले होकर जब डिस्प्ले होगा तो हम ये बिल्कुल अनुमान लगा लेंगे कि अगर यहाँ पर मान लिया जाए ए डिस्प्ले हुआ है रेडियो एक्टिव में, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामने क्या था, यहाँ पर टी है, ठीक है। तो सच VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स और डीएनए प्रोब्स आर वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द डिफरेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स विच आर सेपरेटेड ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एट द टाइम ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। So these are the steps of DNA fingerprintings. This technique is used earlier, involved in southern blotting technique, है ना, southern blotting technique। अगर हम DNA को करते हैं, DNA के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। इस तरीके से नॉर्दर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स भी हैं, जो कि रेस्पेक्टिवली डीएनए और प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के लिए होती है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो एक्टिव VNTR एज ए प्रूफ इट इंक्लूड्स, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हम किससे करवाएंगे, VNTR से करवाएंगे। और इस प्रोसेस में क्या चीज़ें इंक्लूड है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। किसी भी पर्सन का डीएनए हम आइसोलेट करेंगे, सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, पर्सन की सेल लेंगे, उस सेल को हम ब्रेक करेंगे,
ब्रेक करने के लिए क्या कौन कौन से एंजाइम्स लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे प्रोटीएज लेंगे। क्या लेंगे? प्रोटीएज। तो उसके सेल के अंदर जितना प्रोटीन है वो सब खत्म हो जाएगा, प्रोटीएज। आरएनएज लेंगे तो जितना भी आरएनए है वो खत्म हो जाएगा। लाइपेज, जितना भी लिपिड है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि लिपोप्रोटीन की जो मेम्ब्रेन है वो कट जाएगी, फिर जो आरएनए है उससे आरएनए खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अब यहाँ पर सिर्फ अब डीएनए बचेगा। क्या बचेगा? डीएनए बचेगा। ठीक है, सबसे पहले हम सेल को लेंगे, सेल को सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेट करने के बाद में हम इन एंजाइम्स को यूज़ कर लेंगे, जिससे कि हम लिपिड को डाइजेस्ट कर देंगे, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा डीएनए मोस्टली बच जाएगा। तो उस डीएनए को लेंगे और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन करेंगे हम यहाँ सबसे पहले। तो भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो हम डीएनए को ही आइसोलेट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्सन का डीएनए आइसोलेट कर लिया हमने। ठीक है, और जैसे यहाँ पर हम ये एग्जांपल दिया हुआ है, पर्सन ए है, ये पर्सन बी है मान लिया जाए, और ये पर्सन सी है। ठीक है, 3 लोगों का हमें डीएनए मैच करना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आइसोलेशन किया हमने, डीएनए को आइसोलेट किया। डाइजेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को हम डाइजेस्ट कराएंगे बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम के बारे में आप पढ़ेंगे, दिस इज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, restriction endonuclease enzyme is also known as molecular seizure, and this particular DNA is widely used in modern biotechnology for we can say cleaving of DNA at particular end। एक पर्टिकुलर जगह से DNA को क्लीव करने के लिए, काटने के लिए हम इस एंजाइम को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर सीजर के बारे में मतलब इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने डीएनए को आइसोलेट किया और इस एंजाइम की सहायता से कटवाया हमने, उसको छोटे छोटे उसके फ्रेगमेंट्स बना लिए। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में भी कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर एक डेफिनेट टेम्परेचर भी रखेंगे, जिससे कि फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, उसका कट जाएगा, और कटने के साथ में उसको हम एसएस डीएनए में कन्वर्ट कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब उसके बाद में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो गए हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगेरोस जेल है, ये एगेरोस जेल है। ठीक है, उस एगेरोस जेल में के जो वेल्स बने हुए हैं, वेल्स में हम ये ए बी सी पर्सन यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग उसकी लेबलिंग कर दी। देखिए यहाँ पर ये ए पर्सन, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, और ये सी पर्सन है। ठीक है, ये सी पर्सन है, ये सी है, और ये ए है, और ये बी पर्सन है। ठीक है, ये 3 अलग अलग लोगों का डीएनए यहाँ पर लिया गया है और उनका सेपरेशन करवाया जा रहा है। तो हमने सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, आई हो गया हमारा कंप्लीट, आई, इसके बाद में डी कंप्लीट हो गया, डाइजेशन। ठीक है, यानी कि डीएनए को हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट करवा दिया, कटवा दिया, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में भी कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद में हमने इस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करवा लिया, यानी कि ये जो एगेरोस जेल है यहाँ पर हमने इसको इन वेल्स के अंदर पुट कर दिया, यहाँ पर इसको हमने पोर कर दिया। तो अब यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू डीएनए का सेपरेशन हो जाएगा। अब आप यहाँ सेपरेशन में ध्यान रखिएगा, सेपरेशन किस तरीके से होगा। सेपरेशन में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे ये 2 तरीके के इफेक्ट्स से सेपरेट होंगे। तो 2 इफ़ेक्ट किस तरीके से होंगे, जैसे जब हम यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट पर्सन्स के जो डीएनए है, उस डीएनए को आइसोलेशन और डाइजेशन के बाद में या डीएनए फ्रेगमेंट्स को पोर करेंगे, तो डीएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं वो इस तरीके से एक डिफरेंट बैंड्स बनाकर सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके पीछे 2 लॉजिक है। एक तो सीविंग इफ़ेक्ट लगता है, जो यहाँ पर जो हमारा एगेरोस जेल है, इस एगेरोस जो जेल से ये सीव होके या छन कर जब डीएनए जाएगा तो डेफिनेटली जो बड़ा फ्रेगमेंट है वो ऊपर रह जाएगा, और छोटा फ्रेगमेंट जो है वो सीव होकर, वो छन कर नीचे की तरफ जाने लगेगा। यानी कि जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ देखने को मिलेंगे तो ऊपर की तरफ आपको बड़े बैंड दिखाई देंगे, जबकि नीचे की तरफ छोटे बैंड दिखाई देंगे। दूसरा इफेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी लगता है, सीविंग इफेक्ट के साथ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी लगता है। यानी कि जो नीचे की तरफ पॉजिटिव चार्ज रखते हैं हम जनरली, और ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है ये भी ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो सीविंग इफेक्ट के साथ में जो इस पॉजिटिव जो हमने यहाँ पर
इलेक्ट्रोड रखा है, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होकर जब डीएनए नीचे की तरफ जाने लगेगा तो सिविंग इफेक्ट से जो बड़े बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो ऊपर ही ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन छोटा जो फ्रेगमेंट होगा वो जल्दी से रन करके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो आप जब इसमें देखेंगे तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो ग्रेजुअली फ्रॉम अपर टू बॉटम लेवल उनके जो फ्रेगमेंट्स के जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होने लगेंगे, यानी कि बड़े फ्रेगमेंट्स ऊपर होंगे और छोटे फ्रेगमेंट्स नीचे की तरफ होंगे। याद रखिएगा बहुत सी बार जब हम आगे एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा एक नेक्स्ट चैप्टर में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होगा, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो इस मतलब सिर्फ नेम चेंज है उस टॉपिक का, बिल्कुल लगभग एक जैसा ही टॉपिक है वो। तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशली। यहाँ पर हमने सिविंग इफेक्ट कहीं से कहीं तक अब जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सीधी सी बात है जब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं तो कोई तो इफेक्ट लग रहा होगा ना। तो बिल्कुल फर्स्ट इफेक्ट इज़ द सिविंग इफेक्ट, ठीक है, जिसमें कि किसी भी आपने जब छनने की प्रक्रिया देखेंगे आप तो उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जल्दी ट्रैप हो जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स नीचे निकल के आ जाते हैं। तो पहला तो इफेक्ट वही लग रहा है, यहाँ पर भी बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर रहेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रिकल इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो जब नेगेटिव डीएनए को खींचेगा तो छोटा डीएनए खींचता हुआ जल्दी नीचे आ जाएगा, लेकिन बड़ा ऊपर ही ट्रैप हो जाएगा। तो ये इफेक्ट है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट और साइज वी कैन से दे आर सेपरेटेड and the bigger fragments will be trap upper position, और जो नीचे होंगे वो जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो नीचे की पोजीशन पर आएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द वे ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सेपरेट हो जाएंगे। अब सेपरेट होने के बाद में क्या बचता है? सेपरेट होने के बाद बचता है यहाँ पर कि अब हम इनको आगे कैसे देखें, मींस कैसे देखेंगे कि कहाँ कहाँ डीएनए बैंड्स बने हैं। तो ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग्स, ये जो ब्लॉटिंग हो गई है, जो ये बैंड्स बन गए, आप सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक, अब इनको सिंथेटिक मीडियम में ले जाना है। सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है सच एस नाइट्रोज सेलुलोज और नाइलॉन पेपर जो होता है उसके ऊपर हम इनको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे शिफ्ट करेंगे? ये जो जेल का जो ब्लॉक बना हुआ है, इस जेल के ब्लॉक के ऊपर हम जो नाइट्रोज सेलुलोज पेपर होगा उसको एकदम से चिपका देंगे इसके ऊपर। इसको थोड़ा सा प्रेशर दे देंगे, यहाँ पर रखेंगे पेपर को और प्रेशर कर देंगे तो ये फ्रेगमेंट्स जो हैं, ये फ्रेगमेंट्स उस पेपर के ऊपर आके स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब स्टिक होने के बाद में ये जो बिल्कुल ये जो हमारा नाइट्रोसेलुलोज पेपर होगा, इट शुड बी द कॉपी ऑफ दिस, इसकी ही कॉपी होगी और जैसा डीएनए फ्रेगमेंट था वो ऐसा कैसा डीएनए फ्रेगमेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि अब इन फ्रेगमेंट से, ये जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, इन फ्रेगमेंट से हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए, क्योंकि ये फ्रेगमेंट तो नॉर्मल डीएनए के हैं तो हमें एक्सरे से नहीं दिखाई देंगे, तो इनसे हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए मान लिया जाए जैसे ये एक फ्रेगमेंट यहाँ वाला फ्रेगमेंट जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे हमने ले लिया यहाँ पर, ये फ्रेगमेंट ये इस तरीके का था A, T, C और G। ठीक है, अभी ये फ्रेगमेंट जब नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे चला जाएगा तो हमें नहीं दिखाई देगा। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर प्रोब्स डालने पड़ेंगे। प्रोब्स VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, या डीएनए प्रोब्स या रेडियो एक्टिव डीएनए यहाँ पर उसके न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो हमने जब यहाँ पर बहुत सारे हम रेडियो एक्टिव T डालेंगे तो वो इस A के साथ में जाके कोई भी एक T वो A के साथ जाके बॉन्ड कर लेगा। इसी तरीके से बहुत सारे A डालेंगे तो वो इस T के साथ जाके बॉन्ड कर लेगा। बहुत सारे जो C डालेंगे, G डालेंगे तो वो C के साथ कर लेंगे, और C जो है वो इस G के साथ बॉन्ड कर लेगा। इस तरीके से जितने भी हमारे ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ में कप्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेंगे। ठीक है, और कप्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाने के बाद अब जब इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर जब हम इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखेंगे नहीं, हो जाएगा वो। ठीक है, जब इसका हम एक्सरे लेंगे तो ये जो नीचे वाला VNTR, नीचे वाला या ऊपर वाला जो भी एक VNTR यहाँ पर एक्सपोज हो जाएगा, और वो VNTR ये बताएगा कि कप्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है, क्योंकि इसकी सीक्वेंस तो हम मालूम कर लेंगे ना, इसकी सीक्वेंस तो मालूम हो जाएगी हमें। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो हमारा एक्चुअल डीएनए है उसकी सीक्वेंस भी हमें मालूम चल जाएगी, और हम मैच कर लेंगे ABC पर्सन जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। इन ABC पर्सन को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि देयर विल बी एनी सिमिलरिटी बिटवीन देम और नॉट। ठीक है, तो ओके,
चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्या है। लास्ट वही है ऑटो रेडियो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द ऑटो रेडियोग्राफी से हम हाइब्रिडाइज्ड डीएनए कोड का डिटेक्शन कर लेंगे। तो वो मैंने जो आपको बताया था पैटर्नल डिस्प्यूट वाले केस में, मैटरनल वाले डिस्प्यूट वाले केस में, क्राइम सीन वाले में कि कहीं किसी इंसान के साथ में कोई आप किसी एक पर्सन की हाथापाई हुई, मास्क पहन के रखा हुआ था उसने, और वो एक जो विक्टिम है वो आके बोलता है कि मुझे किसी इंसान ने मारा और मुझे शक है कि ये पर्सन है, ये XYZ पर्सन है। तो उस XYZ भाई जब वो हाथापाई करेगा तो उसके हेयर्स वहाँ पर हो सकते हैं गिर जाए, या कोई जो विक्टिम पर्सन है उसके हाथ में उसका कोई ब्लड सेल लग जाए, ठीक है। तो वो जो सस्पेक्टेड पर्सन है उसके साथ में डायरेक्टली मैच किया जा सकता है और मालूम किया जा सकता है कि ये पर्सन वही है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही रेप वाले केस में भी DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो अब हमने DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी कौन कौन सी स्टेप्स होती है, और व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन मॉडर्न फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आशा करता हूँ कि हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। देख लेते थोड़ा सा और क्या हमने यहाँ पर NCERT से लिया है। DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल इज़ इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। एक सेल से जो DNA लेंगे वो इनफ है, बहुत ज़्यादा है वो, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए। एंड in addition to application in forensic science, it has much wider application such as determining population and genetic diversity। पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में किस तरीके की डाइवर्सिटी आई है, जेनेटिक डाइवर्सिटी उनके अंदर कितनी हुई है, ये जान सकते हैं हम DNA फिंगरप्रिंटिंग से। करंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड टू जनरेट DNA फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो आज के समय में बहुत सारे प्रोब्स हम यूज़ करते हैं इस मैकेनिज़्म में यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के साथ में इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग इससे इसको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में लिखें कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है, और इन नोट्स बनाने के बाद में ये जो स्लाइड्स और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके बेसिस पे आप नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।